वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मोशन देते हैं तो ऑब्जेक्ट को सरफेस के द्वारा एक अपोजिंग फोर्स फील होता है। उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में ही हो तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में भी हो तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो फ्रिक्शन जो उस समय काम करता है उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तो हमारा जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो हमारा क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सब ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूँ F, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता हूँ F तो एक फोर्स एक्ट करेगा इधर Fs, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि सरफेस के द्वारा जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, ये हमारा जो कांटेक्ट सरफेस है, ये वाला कांटेक्ट सरफेस, किसके कांटेक्ट के बीच में? कांटेक्ट सरफेस ब्लॉक एंड ग्राउंड। ब्लॉक एंड ग्राउंड जो है हमारा कांटेक्ट सरफेस है। तो अब डिपेंड करता है क्या है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग स्लाइड करवा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मेरा मूव नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर रहा है? तो एक जरूर अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग यहाँ पर Fs से क्यों बात कर रहे हैं? कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक स्टेट में है। इट्स मीन्स एट द रेस्ट कंडीशन में। तो एक्चुअली क्या है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है हम बात कर सकते हैं एक एडजस्टेबल फोर्स है। जैसे क्या होता है कि जब कोई भी ब्लॉक है, अगर मान लीजिए ब्लॉक है यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएं F और इस ब्लॉक को मूव करने के लिए मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ब्लॉक को मूव करने के लिए हमको 10 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर मान लीजिए अब शुरू में मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारा 1 न्यूटन का काम किया। मान लीजिए फोर्स मैंने 2 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से हमारा 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर दिया। ऐसे बढ़ते मैंने फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारा क्या हो गया? 10 न्यूटन। तो अब क्या हुआ कि हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम फोर्स जो ये ब्लॉक फील करेगा ग्राउंड के द्वारा वो हमारा 10 न्यूटन है, हमारा मैक्सिमम 10 न्यूटन है। लेकिन जैसे मैंने F इक्वल टू 10.01 न्यूटन भी एग्जर्ट किया, स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम अगर अप्लाई हो सकता है तो वो 10 न्यूटन। मतलब कि कोई भी ग्राउंड के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट पर एक मैक्सिमम लिमिट तक ही फ्रिक्शन एग्जर्ट कर सकता है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इसका लिमिट है। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका मैक्सिमम लिमिट है। क्या है? 10 इसका मैक्सिमम। जैसे 10 से जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स 10 से ज़्यादा कर देंगे, 10.01 10.0001 भी कर देंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करने लगेगा? मोशन में आ जाएगा, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो जिस टाइम हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो उस समय हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर से आउट हो जाएगा और एक फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारे पिक्चर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में था। अब क्या है?
ऑब्जेक्ट मोशन में, ऑब्जेक्ट मोशन में, तो ऑब्जेक्ट मोशन में, तो अब ये देखिए कि ऐसे मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, मतलब मोशन में मैं फोर्स लगाया F और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया F के, ये ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पर जो जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उस समय एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन एक्ट कर रहा है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? जो ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में रहते हैं। अब क्या होता है कि एक स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है Fs इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, ये स्टैटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो उसी तरह से काइनेटिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगा। हम कल के हाँ काम करेगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो म्यू के इंटू एन, यहाँ पर म्यू एस और म्यू के क्या है? तो म्यू एस एंड म्यू के इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ के म्यू के जो है ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये होता क्या है एक्चुअली? क्या है कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। अगर बाय द वे यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, अगर ये हमारा रोड है, ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्लॉक है, ये हमारा जहाँ पर है वो हमारा बेस ग्राउंड सैंड है, और ब्लॉक है, बेस ग्राउंड मेरा टाइल्स लगा हुआ है, मतलब स्मूथ सरफेस है। अभी मैं क्या करूँ कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि इस तीनों केस में अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो टाइल्स पर क्या होगा कि हम जब ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो हमारे टाइल्स पर कम फोर्स में ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पर सरफेस जो है हमारे इवन सरफेस है, मोस्ट ऑफ टाइम इवन सरफेस है, क्योंकि ये टाइल्स है। इवन सरफेस मतलब कि स्मूथ की मैं बात कर रहा हूँ, अनइवन सरफेस मतलब रफ की बात होगी। तो रोड मेरा रफ है, टाइल्स भी हमारा रफ है, लेकिन इन कंपैरिजन टू रोड एंड सैंड वहाँ पर हमारा रफनेस कम है। फिर हमारा रोड का रफनेस है, फिर सैंड है। तो अगर मैं ब्लॉक को मूव करवाना चाहता हूँ तो हमको सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? ये वाले पार्ट पर, सैंड वाले पार्ट पर। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया? सैंड, और सैंड का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, अपोजिंग फोर्स होगा, वो ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो इधर से मेरा अप्लाइड फोर्स को भी हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि रोड की बात करूं तो रोड का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंपैरिजन टू सैंड कम होगा, और टाइल्स के कंपैरिजन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम लोग नेचर ऑफ सरफेस चेंज कर देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी, अपोजिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमारा क्या होता है? चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है? चेंज। तो मेनली क्या होता है कि एक कोफिशिएंट आया है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। तो नेचर ऑफ सरफेस अगर मैं मान लो म्यू एस सैंड का वैल्यू ज़्यादा होगा म्यू एस रोड से देन म्यू एस टाइल्स से, तो इससे क्लियर हो गया कि अगर मैं एफ एस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सैंड के द्वारा वो ज़्यादा एग्जर्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स रोड के द्वारा देन फ्रिक्शनल फोर्स टाइल्स के द्वारा। अभी क्या मैं बात करता हूँ यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता हूँ, सेम चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं
ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो हमको इसको मोशन में स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, अगर कोई टाइल्स पर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, रोड पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, या फिर कोई सैंड पर कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन सैंड पर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा दैन हमारा रोड, दैन हमारा टाइल्स। तो एक्चुअल क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग ने सरफेस को बदल दिया, हमारा क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो चेंज करते चला गया। फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के आने का चांसेस है। ठीक है, तो इससे मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं एक बात करता हूँ नोट करके कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। जैसे आप मान लीजिए कि आप ही हैं, आपका पाँव है, आपका पैर है, पैर का एरिया ऑफ कांटेक्ट टाइल्स पर रखिए, रोड पर रखिए और सैंड पर रखिए, सभी जगह तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम ही है, आपका पैर ही है। लेकिन सैंड पर चलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, रोड पर थोड़ा दिक्कत होता है और टाइल्स पर बहुत कम दिक्कत होता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो सभी जगह सेम ही था, लेकिन फिर भी इंसान को सैंड पर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ देन रोड देन टाइल्स। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था वो सैंड पर हमारा ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा था, क्योंकि सैंड हमारा एक नेचर ऑफ सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा अनइवन सरफेस होगा, जितना ज़्यादा, उतना ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स को आने का चांस है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, अगर ब्लॉक है, अगर ये सपोज डायरेक्ट हमने फोर्स F लगाया और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया काइनेटिक ऑब्जेक्ट मोशन में, सपोज मोशन में, तो कितना एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा। तो एक्सेलेरेशन, ये ऑब्जेक्ट का मास m है, तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो जाएगा, F माइनस एफ के अपॉन m। सर ये न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं कि ये फोर्स के डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये फोर्स के डायरेक्शन को निगेटिव, तो F माइनस एफ के दैट इज नेट फोर्स। F नेट हमारा कितना हो जाएगा, F माइनस एफ के, और मास ऑफ द बॉडी m है और हमारा बॉडी एक्सेलरेट सपोज दैट a से कर रहा है, तो F नेट जो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, वो न्यूटन सेकंड लॉ से। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, F माइनस एफ के अपॉन m। F के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है उस समय ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाता है उस समय हमारे ऑब्जेक्ट पर ग्राउंड के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उस समय हम उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एक्सेलेरेशन हमारा ये होगा। सपोज दैट ऑब्जेक्ट हमारा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, ऑब्जेक्ट मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूव कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हमारा F जो है वो एफ के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से ऑब्जेक्ट क्या है फेस कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को मोशन हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया और कंटिन्यू हम फोर्स लगा रहे हैं, अब फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट सेम डायरेक्शन में लगा, तो ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एट दैट पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ए क्या वैल्यू क्या हो जाएगा,
dv अपॉन dt, मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा एक्सेलरेटेड कंडीशन में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक्सेलरेटेड कंडीशन में नहीं होगा। सपोज दैट इफ अप्लाइड फोर्स को अगर हम रिमूव कर देते, एफ जो है सडन कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे थे, एफ का वैल्यू 0 कर देते, तो व्हाट हैपन, एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एफ के अपॉन एम। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिटार्ड करेगा। क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। कोई ब्लॉक था, उस ब्लॉक पर सडन फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, तो काइनेटिक, ये जैसे हटाइए वाला पार्ट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो अपोज करेगा उस मोशन को, और जब अपोज करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा मेरा, रिटार्ड करेगा। तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा माइनस एफ के अपॉन एम। तो अगर मैं बात करूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। कभी अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोथ आर सेम। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अगर आप बात करते हैं तो एक चीज़ और है, जो मैं शुरू में एक एक्सप्रेशन लिखा था, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब कभी ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की ओर, और एम जी क्या करेगा, डाउनवर्ड। तो एन इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, एम जी। क्या ले लेंगे, एम जी। तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो म्यू एस इंटू एम जी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर काइनेटिक की मैं बात करूँ तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, सेम एन इक्वल टू एम जी कर देना है, तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी लिख सकते हैं। दोनों में अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट एम जी तो दोनों जगह सेम ही है, एम एस म्यू एस जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो नेचर ऑफ सरफेस का है वो ज़्यादा होगा व्हेन इन म्यू के कंपेरिजन में। तो एक चीज़ और है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एफ एस मैक्स, क्योंकि मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि एफ एस मैक्स को म्यू एस इंटू एन, तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स फेस करेगा ग्राउंड के द्वारा उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इस फ्रिक्शन को आप क्रॉस कर गए तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।